चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे करीब आपका 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको ध्यान से कर लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग अभी पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो चीजें होती है ना जो अलग जो तीन चीजों को मिला करके बनता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और आपका होता है चेक। इन तीन चीजों को मिला करके हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल, आप जिस पैसे से पेमेंट वेमेंट कर रहे होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल। मतलब आपसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, पैसों का लेन देन कर रहे होते हैं, उसी को नेगोशिएबल बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट, जो आप पैसा यूज करते हैं ना, उसको गवर्नमेंट के लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे 10 का नोट, ये सब चीजें होती है ना, इसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, चेक, ये सब को आइदर या तो ऑर्डर हो या तो बियरर हो। अब ऑर्डर और बियरर क्या होता है ना, कि जैसे समझिए कहीं कहीं क्वेश्चन में ना कुछ आप लिख के दे देते हैं, वो ऑर्डर होता है। ये बियरर क्या होता है कि आपने कुछ नहीं लिखा हो। जैसे समझिए कभी आप चेक देने जाइएगा ना, तो चेक में ना कभी कभी चेक क्या होता है कि उसमें साइन किया हुआ आपका रहता है, आपका भी साइन किया हो रहा है, कंपनी का भी साइन किया हो रहेगा, लेकिन उसमें वो किसी के भी हाथ में जाएगा, आप जाइएगा पेमेंट के लिए तो आपकी कंपनी में डिपॉजिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बियरर चेक। एक होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मतलब लिखा रहता है स्पेसिफिकली, उसको आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। वो एक अकाउंट पे चेक होता है, एक ऐसे नॉर्मल चेक होता है, तो उसको हम लोग ऑर्डर और बियरर बोलते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक का ईयर याद रखिएगा, ये कौन सा ईयर में आया था ये याद रखिएगा आपका। ये ईयर होता है 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तीन चीजें होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट ही आपका में है, लेकिन चेक भी चूंकि आपका चैप्टर में दिया हुआ है तो सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन चैप्टर में आपका दिया हुआ है, तो हो सकता है चेक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अभी सेक्शन याद रखिए, अंडर सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ, कौन सा सेक्शन 5, ये आता है एग्जाम में। इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटेन, एग्जाम में पूछेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा डॉक्यूमेंट है, रिटेन डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट है। अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये याद रखिएगा, कहीं कहीं देखिएगा ये वर्ड चेंज हो जाएगा। अनकंडीशनल ऑर्डर है, पहला रिटेन, दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर। साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब वही ड्रॉर जो बनाता है, किसका साइन होना चाहिए? ड्रॉर का। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन, इसमें क्या होता है, एक आदमी को पैसा देना होता है, कुछ सम ऑफ मनी, क्या देना होता है? सम ऑफ मनी। bills of exchange only to the to ascertain the person to who's the bearer in the instrument। ये bearer होता है, मतलब नाम उम लिखा रहता है बाकायदा, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, किसको कितना अमाउंट जाएगा, ये सब लिखा रहता है। तो इसमें तीन चार चीजें, पहला अंडर सेक्शन 5 है, दूसरा ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, तीसरा ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये याद रखिए कि ये क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें साइन किसका होना चाहिए? जो मेकर है उसका साइन होना चाहिए। और ये क्या होता है? ये नीचे लिखा हुआ आदमी याद रखिएगा हमेशा, ये एक बियरर डॉक्यूमेंट है। कौन सा है? बियरर। पूछ देता ऑर्डर डॉक्यूमेंट है बियरर, ये बियरर टू द बियरर। ठीक है। अब आते हैं इसमें कितने पार्टी होती है? इसमें तीन पार्टी होती है। पहला होता है कि ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल को बना रहा होता है ना, जो बिल को बना रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं? ड्रॉअर बोलते हैं, या फिर उसको मेकर बोलते हैं, जो बिल को क्या कर रहा होता है? बना रहा होता है। ए ड्रॉअर इज अ सेलर ऑफ सेल द गुड्स, मतलब जिसको हम सामान बेच रहे होते हैं ना, जैसे हमने किसी को सामान बेचा है, तो हम तो सेलर हो गए ना, तो हम एक डॉक्यूमेंट बना करके अपने कस्टमर्स को, ही राइट टू ड्रॉ, और कस्टमर्स को जो देंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉअर। और ड्रॉई कौन होता है? जो एक कस्टमर होता है ना, उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं। उसने वो क्या कर लिया? बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्टेड कर लिया, उसको ड्रॉई बोलेंगे। जो खरीद रहा होता है ना, उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं, और ये क्रेडिट होता है। ठीक है। ड्रॉई एक्सेप्ट, ड्रॉई क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, बिल को क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। पे ही क्या होता है? जो आदमी पेमेंट करना होता है, जो आदमी फाइनल पेमेंट, कभी कभी क्या होता है तीसरा आदमी भी फाइनल पेमेंट करता है, तो जो आदमी फाइनल पेमेंट कर रहा होता है ना, वो क्या होता है आपका? जो फाइनल पेमेंट कर रहा होता है वही हो गया आपका पे। ड्रॉअर हैज बीन पे सम ऑफ मनी टू मे अपॉइंटमेंट। ठीक है। थर्ड पार्टी भी कभी कभी करती है, बोला ना कि, और मे भी थर्ड पार्टी, कभी कभी पेमेंट कौन कर सकता है? थर्ड पार्टी भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हम ही पेमेंट करें। कभी कभी किसी किसी केस में थर्ड पार्टी भी पेमेंट करती है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये भी एक रिटेन डॉक्यूमेंट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, ये भी क्या है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। इसमें भी साइन होता है, इसमें साइन दो पार्टियों की जाती है, साइन बाय द टू पार्टी, इसमें बोथ पार्टी का साइन होना चाहिए। तो इसमें एक ही का साइन लिखा होता है, किसका साइन लिखा होता है इसमें? सिर्फ मेकर का साइन। नीचे जाकर के हम इसका दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अनकंडीशनल प्रॉमिस, इसमें ये देखिए ये ऑर्डर है, और ये क्या है? प्रॉमिस। ये अनकंडीशनल क्या है? प्रॉमिस है, ये याद रखिएगा, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है।
बाय द मेकर टू पे एट सम डेफिनेट मनी, वही जो मेकर करता है, ये स्पेसिफिक फ्यूचर के लिए होता है और ये सर्टेन पर्सन के लिए ये भी एक स्पेसिफिक फ्यूचर के लिए ही होता है। तो ये याद रखिएगा, वो उसमें क्या है, वो रिटेन है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये अनकंडीशनल क्या है, प्रॉमिस है। इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें दो ही लोग होते हैं, एक होता है अपना ड्रॉअर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा होता है ड्रॉई जो पेमेंट कर होता है, इसमें दो ही होता है, एक मेकर एक पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या है, ये पहला इसमें लिखा होना, ये एक ऑर्डर है, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। ये क्या है, ऑर्डर है। ये क्या है, एक प्रॉमिस टू अंडरटेक इज टू सम ऑफ मनी अपीयर सर्टन, ये याद रखिए, ये प्रॉमिस होता है और ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स, ये किसके लिए बनाया जाता है, क्रेडिटर्स के लिए। और ये किसके लिए बनाया जाता है, डेटर्स के लिए। जिसमें कौन, इसमें ना क्रेडिटर्स बनाता है और वो बोलता है कि देखिए हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इतना दिन में पैसा दे देंगे। इट नीड टू एक्सेप्टेंस द ड्रॉई एक्सेप्टर्स और द डेटर्स, बोलता है ना कि इसमें जो ड्रॉई होते हैं, जो डेटर्स होता है, वो इसको एक्सेप्ट करता है। इसमें प्रॉमिस ही एक्सेप्ट नहीं करता, वो बना रहा होता है, इसमें वो क्या होता है, वो बना रहा होता है। इट इज अ थ्री पार्टीज, इसमें ड्रॉअर, इसमें तीन होगा, ड्रॉअर ड्रॉई और पे। इसमें टू पार्टीज होते हैं। अच्छा यहाँ आ गया है ड्रॉई। इसमें क्या होता है, ड्रॉअर ड्रॉई और पे, इसमें टू पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर और पे। याद रखिएगा। अब कुछ कुछ अलग अलग टर्म, चेक क्या होता है, चेक एक एक तरह का डॉक्यूमेंट है, जिस जो हम लोग फंड बैंक में जमा करते हैं, एक टेक पार्ट ऑफ के लिए। और ये भी एक तरह का क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कभी कभी पूछता है कि चेक क्या होता है, चेक भी एक तरह का क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा। चेक भी एक तरह का क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो एक स्पेसिफिक बैंकर के लिए होता है। अच्छा उन दोनों में ना ग्रेस डेज होता है, मतलब आगे जाके पढ़ेंगे, थ्री ग्रेस डेज जोड़ा जाता है, लेकिन चेक के लिए कोई ग्रेस डेज नहीं होता है। अब आते हैं कुछ कुछ टर्म आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे टर्म ऑफ बिल। बिल क्या होता है पहले, इट इज अ पीरियड विच द बिल ड्रॉन द टाइम अलाउड बाय द ड्रॉअर्स द बिल एक्सचेंज ऑफ द ड्रॉ। क्या होता है ना, जो हम एक बिल बना रहे होते हैं, उसमें जितना टाइम पीरियड लिखा रहता है उसी को बोलते हैं टर्म ऑफ बिल। कितने समय के लिए बिल बना है, 2 महीना, 3 महीने, 1 महीने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ बिल। दूसरा है डेज ऑफ ग्रेस। अब ये समझिए ना कि किस कोई बिल बनाया जाता है तो उसमें एक ग्रेस डेज रहता है, याद रखिएगा कितने दिन का ग्रेस डेज इसमें दिया होगा, 3 डेज का मिनिमम ग्रेस डेज होता है। कितने दिन का ग्रेस डेज, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज अदरवाइज देन द 3 ग्रेस डेज, कितने डेज, थ्री डेज, 3 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें कितने डेज होते हैं, 3 डेज ऑफर लेट टू द ग्रेस एंड बियॉन्ड द मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट के पहले 3 दिन का ग्रेस डेट दिया जाता है, ग्रेस डेट इज कॉल्ड द डेज ऑफ ग्रेस। एंड द ओरिजिनली इट इज अ ग्रेट, मतलब उसके फेवर में जाता है, डेटर्स के फेवर में, कि वो नाउ द हैव अ लीगल। अच्छा उस दिन के अंदर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर वो डेटर जिसको आपको पैसा का पेमेंट करना है, वो आपके ऊपर लीगल राइट ले लेगा। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या हो गया, वही जो ड्यू डेट के बाद वाला पैसा आ गया ना, जिस डेट पे आपको पैसा का पेमेंट करना है उसको बोलते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी, या उसी को बोलते हैं ड्यू डेट। द डेट ऑफ मेच्योरिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हेन द अमाउंट इज पेएबल, जिस दिन को आप पेमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा इसमें भी दो आता है, एक बिल आफ्टर डेट आपका ये बुक में दिया हुआ है, एक सर्टेन पीरियड आफ्टर द डेट, एक सर्टेन सर्टेन पीरियड आफ्टर द साइट। सर्टेन पीरियड आफ्टर द डेट क्या होता है, जरा देखिए, पे 3 मंथ आफ्टर द डेट अगर कहीं लिखा हुआ है, 3 मंथ आफ्टर द डेट, इसका मतलब क्या हो गया ना कि वो काउंट कब से होगा, जब से आपका बिल बना है। जब से आपका बिल बना है तब से काउंट होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्टेन आफ्टर डेट। क्या लिखेंगे, सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट। और सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया था, बनना और एक्सेप्ट करना दोनों अलग होता है। जैसे समझिए कि आज हमको पेमेंट करना था, आज हमने बिल बना दिया, अगर ये बिल है ना और इसी दिन से अगर पेमेंट करना था, उसको बोलेंगे बिल आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट। लेकिन जिस दिन से आपने एक्सेप्ट, जैसे हमने बना लिया, सामने वाले ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, 4 दिन बाद एक्सेप्ट किया, जब से एक्सेप्ट किया ना तब से उसकी काउंटिंग होगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हमने 1 जनवरी को बिल बनाया और बिल आफ्टर डेट उस पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बिल सर्टेन आफ्टर डेट, तो 1 जनवरी से ही बिल का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें लिखा होगा कि बिल आफ्टर साइट, मानते 1 जनवरी को बिल बनाया, सामने ड्रॉइंग वाला के पास जाते जाते 4 जनवरी हो गया, किसी रीजन से फंस गया था बिल, तो गिनती कब होगी, 4 जनवरी से होगी, उसको बोलेगा बिल आफ्टर साइट। तो याद रखिएगा आफ्टर डेट जिस दिन आपने बिल बनाया वहीं से स्टार्ट होता है, आफ्टर साइट जिसने एक्सेप्ट किया सामने वाला ने, उस दिन से अगर कोई बिल बन रहा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर साइट, ये जिस दिन एक्सेप्ट करता है।
ठीक है। उसके बाद इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, हमने अपना बिल लिया था किसी और से, बाकी था पैसा, तो हम जिससे पैसा हमको मिलने वाला था ना, हमने बोला आप हमको पैसा नहीं दे करके किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को सामान सेल किया है, तो पैसा ए के पास आना चाहिए। अब ए का पैसा सी से बाकी था, तो उसने बी को जाकर के बोल दिया कि आप किसको पैसा दे दीजिएगा, सी को पैसा दे दीजिएगा। उसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो देखिए, ए ड्रॉ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन ट्रांसफर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, किसी और के फेवर में। ये क्रेडिटर्स मतलब होता है जो लाइबिलिटी, जिससे उधारी हो, जिससे क्या बाकी, उधारी बाकी हो, पार्ट सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट के लिए बिल को क्या कर दे रहा है, इंडोर्स कर, उसको इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। या बिल साइनिंग ऑफ द नेम, उसमें जो भी ड्रॉर होता है, इंडोर्सर होता है, उसका भी साइन चाहिए होता है, विद द नेम ऑफ द पार्टीज हुम द ट्रांसफर, जिससे किसी के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, उन दोनों का भी नाम चाहिए होता है। डिस्काउंटिंग द बिल, कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाला पार्टी से पैसा लेने वाले थे, लेकिन किसी रीजन से ना हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने बिल को जाकर ले जाकर ना बैंक को दे दिया कि देखिए ये आदमी हमको 3 महीना बाद देने वाला था, लेकिन हमको आज 1 महीना बाद ही जरूरत पड़ी। तो बैंक बोलेगी ये पैसा तो हमको 3 महीना बाद मिलेगा, मतलब अभी देखा जाए तो आपके पास 3 महीना बाद आना था, आप हमको बिल 1 महीना बाद दे रहे हो, मतलब बिल का डेट 3 महीना बाद है। 3 महीना बाद का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 महीना का और पीरियड है, तो 2 महीना तो हमको कुछ मिलेगा ना। तो ये बोलता है कि ठीक है, आप कुछ ना कुछ हमको डिस्काउंट पे दे दीजिएगा। आप जैसे 3,000 का बिल है ना, तो 10% दे, 300 रुपया आप काट करके हमको भी 29,700 दे दीजिएगा, क्योंकि उसको मतलब जो भी आएगा 30,000 का है, तो आप अपने 3,000 काट करके दे दीजिए, तो 27,000 का हम आपको पेमेंट दे दीजिए। और जो 3,000 बच गया ना, वो आपका, चूंकि इंटरेस्ट भी है, आप उतना दिन पैसा लगाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट, तो आप पूरा का पूरा 30, हमें इमरजेंसी जरूरत है तो आपको जितना पैसा बनता है उतना इंटरेस्ट काट करके दे दीजिए। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज अ पेमेंट ऑफ द बैंक। ये क्या होता है, पेमेंट बैंक के द्वारा हम लेने जा रहे हैं। किसके द्वारा ले रहे हैं, बैंक के द्वारा। बिफोर मेच्योरिटी डेट, कब, मेच्योरिटी डेट के पहले, जब हमके बिल मिलने वाला था उससे पहले। इट द लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। ये क्या मिलेगा, जितना आपका पैसा मिलने वाला था 30,000, उससे कम मिलेगा। लेस देन बोलते हैं बिल है ना, लेस लेस देन फेस वैल्यू ऑफ द बिल। Yeah, the process is getting the payment of maturity date is called discounting of the difference between the face value and the actual value is called discount। जो अपना एक्चुअल वैल्यू उसके बीच में 30,000 और 27,000 के बीच में जो डिफरेंस है 3,000, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटिंग। अब डिसऑनर क्या होता है, कभी कभी है ना, आप सामने वाला पार्टी को बिल देते हैं और वो समय से चुका नहीं पाता, तो आप रिवर्स हो जाता है वो चीज। जैसे समझिए कि हमने 3 महीना बाद जब उससे पैसा लेने का, तो पैसा ही नहीं दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। अच्छा, कुछ लोग दादागिरी करते हैं, तो उसके ऊपर जाकर के केस करते हैं लोग। केस करते हैं ना, तो हम अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए एक कोर्ट में अलग से जगह बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटरी। वहां जाकर के बैठेगा तो एक नोटरी के आदमी बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं नोटरी। नोटरी पब्लिक होते हैं वो, एक्चुअली वो होते हैं नोटरी पब्लिक। उनके पास जाकर के केस कीजिएगा ना, तो वो आपका केस लेंगे। अच्छा, जब आप केस कीजिएगा तो आप कुछ ना कुछ पैसा दीजिएगा, वो पैसा आप दे रहे हैं। डिसऑनर का मतलब समझ में आएगा कि हमने किसी को बिल दिया और वो बिल हमको नहीं मिला। पहले डिसऑनर देख लीजिए क्या है। डिसऑनर व्हेन द बिल इज ड्रॉन कैन नॉट पे, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या, मेच्योरिटी डेट के दिन, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। बिल का क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। एक नोटिस दे देंगे कि देखिए हमें इमीडिएटली नोटिस, एक सामने डिसऑनर होता है तो एक नोटिस दे दिया जाता है कि देखिए हमें पैसा वो नहीं मिला, जो जिसका भी नाम से रहता है। उसके बाद वो जाकर के केस करता है। केस करने के बाद ना, जैसे जैसे समझिए कि केस की, तो बाद में ना कोर्ट उसको पैसा देने के लिए बोलती है, चाहे वो जैसे ही देने के लिए बोले, उसको कुछ और समय दे करके देने के लिए बोलती है। तो ये जो केस किया था, इसका जो पैसा लगता है ना, ये उस ड्रॉई से लेता है, क्योंकि ड्रॉई को पैसा वापस करना था। ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट किया है, जिसको पैसा देना है, वो ड्रॉई होता है। जो बिल बना रहा होता है वो ड्रॉअर होता है। तो एक्सेप्ट किया था, उस पैसे को देना था वापस। तो जो पैसे को देना होता है ना, तो उसमें वो उसका नोटरी का भी पैसा ऐड करके दे देता है। आगे वही कॉन्सेप्ट है। नोटिंग क्या होता है, इट इज एडॉप्टेड। जब बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तब ये एक लीगल केस की तरह होता है। नोटरी पब्लिक चार्ज सम फीस, जो फीस चार्ज करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्ज। ये किससे लेता है, लास्ट में जाकर के ड्रॉई से पैसा लेता है। कौन लेता है, ड्रॉअर लेता है। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। इतना आप कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में एक्सेस लिख पाइएगा, ये याद रखिएगा। और एक दो आपके बुक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए होंगे, वो एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन से पूछ जाता है, बताइए कौन सा ड्रॉअर है, उसको कितना अमाउंट का पेमेंट जा रहा है। क्योंकि आपका कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। फिर भी अगर टीचर
टीचर दे देता है तो आपको तो क्वेश्चन तो एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपका सिलेबस का पार्ट है, ये बोल नहीं सकते कि नहीं सर ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट ही है, एक दो क्वेश्चंस कभी कभी दे देगा। चलिए, आपका चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। थ्योरेटिकल पार्ट हमें जितना कराना था करा दिए। आप अभी तक जो भी वीडियो देखते हुए आए हैं, सभी वीडियो में आपने कमेंट किया होगा, सभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो भी चीजें हमारी वीडियो मेरी तरफ से जो भी गलतियां होगी ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। जल्दी पढ़ा रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये रिवीजन है। अगर आप मेरा लाइव बैच ज्वाइन करते हैं, जहां मेरा अभी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जहां फिजिकली आप ज्वाइन करते हैं, एक एक पर्टिकुलर चीज को बहुत लंबा समय लिया था, एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे करके समझाया जाता है, वो आपके दिमाग में ढुका दिया जाएगा ये चीजें कैसे बनती। इसके बाद वाला जो आपका होने वाला सेकंड सेमेस्टर, वो आपका होने वाला है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां एक एक क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि लाइव बैच, फेस टू फेस बैच ज्वाइन कीजिए, वहां से आप पढ़िए। आपको हम इतनी गारंटी देते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बना के निकालेंगे। मेरे यहाँ से दो चार स्टूडेंट निकले हुए जो अभी भी सीए कर रहे हैं, सीए जैसे कोर्स को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सीए इंटरमीडिएट तक का पढ़ाई किया है, मेरा पर्सनल एजुकेशन एमकॉम तक का है, सी इंटरमीडिएट है, सीएस एग्जीक्यूटिव, तो आपको प्रैक्टिकल जितने भी पढ़ाई होते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होगी। और आपको गारंटी देते हैं कि आप जब पढ़ने आइएगा तो क्लास की चीजें क्लास में ही सॉल्व कर घर तक चले जाइएगा। क्योंकि आपका एग्जाम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप जितना हो सके उतना पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा 2 दिन का समय है, 2 दिन में बहुत ज्यादा पढ़िए। आप, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आइए, और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपको फेस टू फेस अपने बैच में देखना चाहेंगे। थैंक यू, आज के बैच के लिए थैंक यू। आप बहुत मन लगा कर पढ़िए, आपका पढ़ाई ही आपके माँ बाप की पढ़ाई की तरह है। आप पढ़िएगा तो ही उनका जाकर के जिंदगी संवरेगा। ये याद रखिएगा कि गरीबी में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, गरीबी में मर जाना ये आपकी गलती होगी। इसलिए ये सोच करके पढ़िए, उस माँ बाप का फेस दे करके पढ़िए जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जो इतनी शिद्दत दे रहा है। और थोड़ा बहुत मेरी तरफ से उनसे भी मेरे लिए भी आशीर्वाद ले लीजिएगा कि उनके आशीर्वाद से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। तो इतने के लिए थैंक यू। आज आपका जो भी एग्जाम है उसका सही तरीके से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।